हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलग होगा। ऑप्शन है कपास, जूट, लिनन, सिल्क। तो देखिए है तो सभी प्राकृतिक तरीके से हमें प्राप्त होने वाले रेशे, लेकिन ये तीनों कैसे हैं, कपास, जूट और लिनन, ये हमें प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हैं और वनस्पति जगत से प्राप्त हैं। ठीक है तो सभी प्राकृतिक, लेकिन ये वाले हमें वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे हैं। और सिल्क जो है ये जानवर रेशा कहलाएगा क्योंकि ये हमें कीड़े से, रेशम के कीड़े से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो ये सिल्क आपका कैसा है, अलग है ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डुपियोनी या डुपियोन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है एनिमल हेयर से, एनिमल सिक्रेशन से, लीफ फाइबर है या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो देखिए जो डुपियोनी या डुपियोन जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन भी एक बार आया है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन ऑप्शन मुझे याद नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, डुपियोनी जो होता है ये रेशम होता है। ठीक है, रेशम का ही एक प्रकार है जो कि किससे प्राप्त होगा, एनिमल सिक्रेशन से। यानी कि जो रेशम होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, लावा द्वारा। जब सेरेसिन गोंद और फाइब्रिन प्रोटीन का स्त्राव होता है उसके द्वारा ये हमें प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, घर के डिजाइन में नियमित लय से तात्पर्य होता है। नियमित लय की यहाँ पर बात हुई है। लय क्या होता है, कला का सिद्धांत है ये। ठीक है, लय क्या है, कला का सिद्धांत है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कला के तत्व से और कला के सिद्धांतों से। ठीक है, तो ये क्या है, कला का सिद्धांत है। और यहाँ पर नियमित लय की बात हो रही है। तो देखिए नियमित लय क्या होती है, जिसमें अनुरूपता हो, क्रम हो और आसान एवं पारंपरिक तरीका है ये एक क्रम का। जब एक प्रकार को नियमित या एक आकार को नियमित दूरी पर बार बार रखा जाता है, यानी कुछ भी ऐसी चीज जो एक ही आकार की हो, नियमित दूरी पर हो और क्रम से हो। एग्जाम्पल कि 1 2 हम यहाँ पर देखें 1 2 4 और ये नियमित दूरी पर है। ठीक है, एक ही आकार के हैं, तो इससे क्या होगा, एक नियमित क्रम पैदा होगा। नियमित लय ये कहलाएगी कि हमारी आंखों को ऐसा आभास होगा कि जो भी चीज हम देख रहे हैं नियमित चल रही है, नियमित दूरी पर है। ठीक है, और व्यक्ति को लयात्मक स्वरूप का आभास होगा। वहीं अनियमित लय क्या कहलाएगी, अनियमित लय होती है असमान चीजों को अनियमित दूरी पर रखने में पाई जाती है, यानी कि समान नहीं है चीजें। ठीक है, अनियमित दूरी पर है, जैसे कि कोई भी फ्लावर पॉट हो गया। ठीक है, कोई बड़ा फ्लावर पॉट है, कोई छोटा है। ठीक है, कोई उससे बड़ा है या उससे छोटा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो फूलों की सजावट पर हम ये देख सकते हैं अनियमित लय। यहाँ पर क्या है, अनियमित लय है क्योंकि आकार अलग है, असमान है, क्रम नहीं है। ठीक है, और अनियमित दूरी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नियमित दूरी है। ठीक है, और क्रम से है, तो ये आपकी नियमित लय कहलाएगी। लय क्या है, सिद्धांत है कला का। ठीक है, कला का सिद्धांत होता है लय। नेक्स्ट है, इसमें जो राइट आंसर होगा अनुरूपता एवं क्रम कहलाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विरोधी रंग योजना का प्रकार है। तो कौन सा है विरोधी रंग योजना का प्रकार। विरोधी रंग ऑप्शन है एक रंगी योजना, सहधर्मी रंग योजना, पूरक रंग योजना, वैकल्पिक रंग योजना। तो कौन सा होता है विरोधी रंग का प्रकार या विरोधी रंग योजना का प्रकार, तो पूरक रंग योजना, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है कि एक दूसरे के विरोधी। ठीक है, जैसे यहाँ पर येलो कलर है, येलो क्या है, प्राइमरी कलर है, इसके विरोधी कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल है। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज के विरोधी कौन सा है, ब्लू है, जो कि कैसा है, प्राइमरी कलर है। तो जो उनके विरोधी में हो वो कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक हम कह सकते हैं। पूरक रंग योजना यानी विरोधी रंग योजना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में बनाया गया कौन सा अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1984, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1985,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसमें राइट आंसर भी आपका डी होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यदि आपसे पूछ ले उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यदि नेशनल का पूछे, नेशनल यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपका कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ठीक है। वर्ल्ड का पूछ ले, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेशनल यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछे 24 दिसंबर, वर्ल्ड उपभोक्ता वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपसे पूछे तो 15 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि ये यूनिट भी है, क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले, थीम पूछ ले, ठीक है, थीम इस बार की क्या रही है, 15 मार्च यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे की यदि आपसे थीम पूछे तो क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस, इसकी थीम रही थी किसकी, वर्ल्ड कंज्यूमर डे की, जो कि कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। याद रखिएगा, नेशनल 24 दिसंबर को और वर्ल्ड 15 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि जो भी उपभोक्ता हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जागरूकता यानी कि उन्हें पता होनी चाहिए कि वो कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उनकी गुणवत्ता, ठीक है, शुद्धता, मात्रा, इन मानकों के आधार के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक आय का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है पारिवारिक आय का प्रकार, ऑप्शन है मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय या फिर अमौद्रिक आय। तो देखिए इसमें अमौद्रिक आय जो होता है ये प्रकार नहीं है पारिवारिक आय का। देखिए जो मौद्रिक आय होती है इनमें के करके हम पढ़ते हैं, मौद्रिक आय कौन सी होती है, जो परिवार को निश्चित समय पर मुद्रा या धन के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि प्रेतक संपत्ति हो गई, ठीक है, वेतन हो गया, मजदूरी हो गई, ये क्या है, एक टाइम में निश्चित समय पर आपको प्राप्त होती है, आपको सैलरी मिलती है, मंथली मिले या हफ्ता की मिले, ठीक है, वीकली मिले या मंथली, किसी भी तरीके से ये हो सकती है। तो ये कैसी है, जो निश्चित समय में आपको प्राप्त हो, ठीक है। और मौद्रिक आय विभिन्न तरीके से प्राप्त हो सकती है, प्रेतक संपत्ति के द्वारा, किराया, रेंट वगैरह आपसे मंथली कहीं से आ रहा हो, आपको मजदूरी में वेतन हो गया, गिफ्ट्स में आपको मिल रहे हो, लॉटरी लगी हो, तो ये आपकी मौद्रिक आय होती है। वहीं अमौद्रिक कौन सी होती है, जो बिना पैसे खर्च किए सुविधा प्राप्त हुई है, बिना पैसे खर्च किए, जैसे कि मुफ्त चिकित्सा आपको मिला है, बहुत सारे लोगों के पास कार्ड्स बने होते हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह, जिनके लिए आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया है, मुफ्त चिकित्सा मिला है, आपको सुविधा मिली है, कोई भी उपहार आपको मिला है, मकान आदि पर आपको कोई सुविधा मिली है जिसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़े, तो ये कौन सी कहलाती है, अमौद्रिक कहलाती है। वहीं मानसिक आय कौन सी होती है, जब वो पैसे खर्च करके व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करता है, ठीक है, किसी चीज के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं और आप उस वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद उसका उपभोग कर रहे हैं और आपको संतुष्ट या संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ये क्या कहलाती है, मानसिक आय कहलाती है। कुछ भी हो सकता है, आप कोई कपड़े हैं, कोई फर्नीचर है जिसको आपने पैसे खर्च करके लिया है और जिससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसमें पारिवारिक आय का प्रकार कौन नहीं है, अमौद्रिक आय नहीं होती है। यहाँ पर देखिए पारिवारिक आय के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, मजदूरी होती है, पारिवारिक आय का सोर्स हो सकता है, ठीक है। पारिवारिक आय यानी जो आपको निश्चित समय में प्राप्त हो रहा है, लाभ कोई भी हो सकता है, बीमारी दुर्घटना से प्राप्त राशि हो सकती है, होता है ना कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर पैसे मिल जाते हैं उनको, ठीक है, प्रेतक संपत्ति से मिल सकता है, किराया हो सकता है, लगान एवं किराया, इसको काट दीजिएगा, पेंशन एवं ग्रेजुएटी हो सकती है, ब्याज हो सकता है, आपने पैसे किसी को दिए हैं ब्याज पर, वहां से जो पैसा आ रहा है, तो ये भी पारिवारिक आय का या मौद्रिक आय का प्रकार हो सकता है। बोनस हो सकता है, उपहार, गिफ्ट्स आपको मिले हो, वेतन हो गया, भत्ता, लॉटरी, इनके द्वारा पारिवारिक आय यानी मौद्रिक आय आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन की प्रक्रिया के चरणों में कौन सा चरण नहीं है, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया के चरणों में कौन सा स्टेप इसमें से नहीं होगा, ऑप्शन है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन या फिर निष्पादन। तो देखिए आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन हम हमेशा पढ़ते आते हैं लेकिन उसमें निष्पादन नहीं होता है, ठीक है, निष्पादन उसमें आपने नहीं सुना होगा।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। सबसे पहले आपका आयोजन आ जाता है, फिर उसके बाद संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, फिर नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग आता है, उसके बाद मूल्यांकन आता है। सबसे पहले कोई भी आप पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो गया, पहले आप प्लानिंग करेंगे किस तरीके से आपको पार्टी करनी है, कैसी थीम रखनी है, क्या क्या अपनी पार्टी में रखना है, किस किस को बुलाना है, ठीक है। फिर उस पर उस संगठन करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करेंगे, सबको उनके काम दे दिए जाएंगे, जो भी लोग हैं उसमें, ठीक है। आपकी फैमिली से हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, सबको उनके काम बता दिए जाएंगे, यानी संगठन किया जाएगा। फिर नियंत्रण कंट्रोलिंग किया जाएगा, देखा जाएगा कि टाइम जो भी काम है वो टाइम पे हो रहा है, किन किन चीज़ों का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन होता है, लास्ट में ये देखा जाता है कि जो भी हमने अपना कार्य किया वो कहाँ तक सफल हुआ, क्या क्या उनमें कमियां रही, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम में जब भी प्लानिंग करें तो वहाँ पर उन कमियों को देखकर आगे बढ़े। तो ये आपके समय प्रबंधन या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं समय प्रबंधन या फिर प्रबंधन के चरण, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, तो कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चेन्नई। तो कर्नाटक आपका सर्वोच्च सिल्क उत्पादन क्षेत्र है। और भारत में 5 प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं, सहतूत हो गया, ओक, टसर, मूंगा, एरी, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के 5 प्रकार के रेशम भारत में प्राप्त हो जाते हैं और सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या फिर भारत में। तो सिलाई मशीन का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? एलिस हॉप के द्वारा, ठीक है। एलिस हॉप के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। इन्होंने लकड़ी की मशीन बनाई थी 1846 में, ठीक है। 1846 में इन्होंने लकड़ी की मशीन बनाई थी। इसके बाद 1950 में सिंगर नाम के व्यक्ति ने सिंगर मशीन बनाई। 1950 में सिंगर नाम के व्यक्ति ने सिंगर मशीन बनाई, सिंगर सिलाई मशीन। इसके बाद भारत की यदि बात की जाए तो भारत में 1935 में ऊषा मशीन आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1935 में ऊषा मशीन। यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं फ़ोन से ही बनाती हूँ, आप समझ लीजिएगा। 1935 में ऊषा मशीन आई भारत में, जिसका निर्माण हुआ। सबसे पहले एलिस हॉप ने 1846 में लकड़ी की सिलाई मशीन बनाई थी। उसके बाद 1950 में सिंगर नाम के व्यक्ति ने अपने ही नाम पर सिंगर मशीन बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पैटर्न के प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं पैटर्न के प्रकार? ऑप्शन है साधारण पैटर्न, ट्रेड ब्लॉक, स्लैश पैटर्न, फुलनेस पैटर्न, फाइनल पैटर्न। तो कौन कौन से होते हैं पैटर्न के प्रकार? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। साधारण पैटर्न होता है, ट्रेड ब्लॉक होता है और फाइनल पैटर्न होता है। ये तीनों आपके पैटर्न के प्रकार होते हैं। देखिए साधारण पैटर्न कौन सा होता है? वो पैटर्न होता है जो पेपर पर काटा जाए, ठीक है। बहुत से व्यक्तियों का नाप लेकर या फिर उनका औसत नाप लेकर जो भी पैटर्न बनाया जाता है उसको साधारण पैटर्न कहते हैं। यानी इसमें औसत नाप लिया जाता है लोगों का, जैसे कि पतले महिलाएं हैं उनका साइज जो भी होता है, ठीक है, 34, 36, 38, तो उसके हिसाब से पैटर्न बना लिए जाते हैं। ट्रेड ब्लॉक में क्या होता है? तो ट्रेड ब्लॉक में जब किसी विशेष फैशन की पोशाकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना हो तब इस प्रकार का ब्लॉक बनाया जाता है। जो भी कोई फैशन में कोई ड्रेस चल रही हो और उसको बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जाना है तब इसका प्रयोग किया जाता है ट्रेड ब्लॉक का, ठीक है। फाइनल पैटर्न कौन सा होता है? जिसे हम अंतिम पैटर्न कहते हैं, यानी जिसकी सहायता से वस्त्र काटा जाता है। फाइनल पैटर्न होता है जिसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी नहीं होती है, वो आपका फाइनल पैटर्न या फिर अंतिम पैटर्न कहलाता है। नेक्स्ट है, बांधनी के डिजाइन का आधार होता है। ऑप्शन है बिंदियाँ होती हैं, लताएं होती हैं, पशु आकृति होती है या फिर मानव आकृति होती है। बांधनी की यहाँ पर बात हो रही है तो इसमें डिजाइन आपने कैसे देखे होंगे? बिंदिया आकार के। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं बिंदी बिंदी आकार के डिज़ाइन होते हैं। इन्हें टाई एंड डाई के थ्रू हम कैसे बनाते हैं? चने रहता है, ठीक है, उसको बांध देते हैं, चने को, ठीक है, जगह जगह पूरे कपड़े पे बांध देते हैं, फिर कलर में उसको डाई करते हैं। तो इस प्रकार से बनाया जाता है टाई एंड डाई। तो इसमें डिज़ाइन का आधार कैसा है? बिंदियाँ होती हैं। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा एक वस्त्र पर डिजाइन बनाने का सबसे पुराना तरीका है? तो कौन सा है सबसे पुराना तरीका वस्त्र पर डिजाइन बनाने का? ऑप्शन है बाटिक, ऑप्शन है बाटिक, ब्लॉक छपाई, रोलर छपाई या फिर स्क्रीन छपाई। तो देखिए सबसे पुराना जो तरीका है वो कौन सा है? ब्लॉक छपाई का होता है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पुरानी हस्तविधि है, हैंड प्रिंटिंग है, सबसे पुरानी है, कम लंबाई वाले वस्त्रों पर की जाती है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। क्वेश्चन भी इस बार पीजीटी में कुछ आया था कि सबसे ज़्यादा लंबाई के आधार पे था। तो देखिए याद रखिएगा, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो वहाँ पर जो वस्त्र होगा कम लंबाई वाला होगा। जैसे बाटिक का हो गया आपका, ठीक है, बाटिक हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या है कि कम लंबाई वाले वस्त्रों पर ये किए जाते हैं क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। वहीं रोलर प्रिंटिंग हो गया तो वो रोलर्स की सहायता से वो किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे वस्त्र पर हम, बहुत बड़े वस्त्र पर हम कर सकते हैं आसानी से क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती है, रोलर्स की सहायता से वो प्रिंटिंग हो रही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखे करें और उसी के आधार पर अपना क्वेश्चन किया करें। तो उसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य नहीं किए जाते हैं। समेकित बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस की यहाँ पर बात हो रही है। आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो आईसीडीएस जो है इसमें कौन सा नहीं आएगा? पोषाहार या स्वास्थ्य शिक्षा, सहायक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा या निर्धन व्यवसाय। तो इसमें निर्धन व्यवसाय नहीं आता है, पोषाहार या स्वास्थ्य शिक्षा आता है, सहायक पोषाहार आता है। सहायक पोषाहार के अंतर्गत क्या होता है? 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तो उनको प्रोटीन 10 से 12 ग्राम उनको प्रोटीन दिया जाता है और 300 कैलोरी उन्हें दी जाती है बच्चों को, ठीक है। याद रखिएगा, ये शालापुर शिक्षा उन्हें दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आपने भी देखा होगा आंगनबाड़ियों में शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, लोगों और मशीन के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन कहलाता है। लोगों के बीच और मशीनों, लोगों और मशीनों के बीच में अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्वचालीकरण या श्रम क्षमता शास्त्र। तो क्या कहलाता है? श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है, जिसे हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? तो व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुकूल उपकरण, औजार और कार्यस्थल और वातावरण तैयार हो, ठीक है। यानी व्यक्ति के कार्य क्षमता के अनुकूल उसे चीजें मिल जाएं, जैसे कि किचन है, ठीक है, किचन में जो स्लिप है, वो जो भी महिला वहाँ पर काम कर रही है उसके अनुसार वो किचन प्रॉपर बनी हो, जो उसकी स्लिप है वो उसी तरीके से डली हो, ठीक है। वहाँ पर उसकी सुविधा के अनुसार जो जो भी, जैसे ग्राइंडर का प्रयोग वो करती है तो ग्राइंडर हो, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी औजार हैं, उपकरण हैं, वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उस महिला के अनुसार हो। यानी व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुकूल वहाँ पर उपकरण, औजार और कार्यस्थल और वातावरण तैयार करने से इसका अर्थ होता है, ठीक है, एर्गोनॉमिक्स का। एर्गोनॉमिक्स जो होता है, एर्गोनॉमिक कार्य का विज्ञान इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपोषणीय लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? फूड एडिटिव होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, फर्मेंटेड फूड होता है या फोर्टिफाइड फूड होता है। तो आपको पता है फूड सप्लीमेंट क्यों मिलाए जाते हैं, ठीक है। फूड सप्लीमेंट यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ में, जैसे कि बच्चों को कोई भोज्य पदार्थ हमें देना है तो उसमें सारे विटामिन्स हो, सारा प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो उसमें हम अलग से ऐड कर देते हैं सप्लीमेंट। फर्मेंटेड फूड हो गया, फोर्टिफाइड फूड हो गया। लेकिन फूड एडिटिव जो होता है ये अपोषणीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फूड एडिटिव में कुछ ऐसे एडिटिव्स या ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो खाद्य वस्तुओं में स्वाद, रूप, रंग या गंध या अन्य किसी गुण के लिए मिलाए जाते हैं। जैसे कि कलर हो गया, जलेबियों में कलर मिलाया जाता है इसलिए वो ज़्यादा रेड दिखती हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा कोई भी पुलाव वगैरह, जर्दा पुलाव हो गया, वो बनाया जाता है उसमें भी कलर डाला जाता है। आपने देखा होगा कुछ खाद्य पदार्थों में कलर डाला जाता है, तो वो फूड एडिटिव का एक प्रकार है। एक होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, ये बैन भी हो गया है कई राज्यों में, ये स्वाद के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है।
फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, आर्टिफिशियल शुगर्स मिलाए जाते हैं, सोडियम नाइट्राइट हो गया। तो ये सभी फूड एडिटिव्स के प्रकार हैं। कलर हो गया या मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया, फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, आर्टिफिशियल शुगर्स हो गई। तो ये सभी किसके प्रकार हैं? फूड एडिटिव्स के प्रकार हैं, जिनको इसलिए हम मिला रहे हैं ताकि भोज्य पदार्थ जो है उसका रंग, उसका स्वरूप, उसका स्वाद और उसका गुण, इनमें परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट है टाई एंड डाई आधारित है इसके सिद्धांत पर। तो टाई एंड डाई किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है पिगमेंट प्रिंटिंग, प्रतिरोध प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग या रोलर प्रिंटिंग के आधार पर। तो देखिए टाई एंड डाई जो है ये प्रतिरोध प्रिंटिंग के यानी रेसिस्ट के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन भी पूछा गया है, वहाँ पर आपका बाटिक सही माना था। बाटिक और टाई एंड डाई दोनों ही आपके अवरोधक हैं, ठीक है, अवरोधक या प्रतिरोध प्रिंटिंग होते हैं, क्योंकि आप इसमें क्या है किसी प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाई एंड डाई में आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे चना हो गया, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था बिंदिया वाली डिज़ाइन का। तो आप चने का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वहाँ पर वो कलर जो है उस जगह पर ना जाए, तो आप प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं या रेसिस्ट प्रिंटिंग का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। बाटिक में भी ऐसा ही होता है, आप मोम का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध प्रिंटिंग यानी रेसिस्ट डाई। ये इसके अंतर्गत आपके टाई एंड डाई और बाटिक दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रिंटिंग है। डायरेक्ट प्रिंटिंग कौन सी है? ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है या उपर्युक्त सभी प्रकार की होती हैं। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत आपके सारे आ जाते हैं, ब्लॉक, स्क्रीन और स्टेंसिल, तीनों ही आपके डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक खंबे पर आधारित रसोई घर को कहते हैं। तो एक खंबे पर आधारित रसोई घर को क्या कहते हैं? तैयार रसोई घर, स्टार के समान रसोई घर, आइसलैंड रसोई घर या पृथक इकाई रसोई घर। तो ये कैसा होता है? आइसलैंड रसोई घर होता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए आइसलैंड रसोई किस प्रकार का होता है। यहाँ पर ये आपका किचन है, ठीक है, बीच में एक आइसलैंड बना दिया गया है। आइसलैंड बीच में बना दिया जाता है, जो कि मूव करने वाले भी होते हैं। आप इनको घुमा सकते हैं, चारों टाइप के, चारों तरफ किसी भी प्रकार के ये हो सकते हैं या एक ही जगह ये रहते हैं। इसमें कार्य करने पे भी आसानी होती है, जो शारीरिक रूप से जो महिलाएं विकलांग हैं उनके लिए भी आसान होता है ये। तो ये मूव करने वाले भी होते हैं और बीच में किचन के जो आइसलैंड बनाया जाता है उसी को आइलैंड किचन कहते हैं, ठीक है, आइलैंड किचन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है सांगानेरी प्रकार है। सांगानेरी किसका प्रकार है? ऑप्शन है स्टेंसिल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग या उपर्युक्त सभी प्रकार के। तो देखिए सांगानेरी क्या है? प्रिंटिंग है। कहाँ की है? राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की ये है सांगानेरी। और ये किस प्रकार की है? ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। लेकिन अभी आजकल ये स्क्रीन की सहायता से भी की जाने लगी है छपाई, लेकिन पहले इसमें प्रयोग किया जाता था ब्लॉक का। यहाँ पर आप देखिए ये ब्लॉक की सहायता से बना रहे हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद या फिर हल्के सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। यहाँ पर आप चादर में भी देख रहे होंगे, जो सांगानेरी होती है इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है? सफ़ेद या वाइट या फिर लाइट वाइट कलर की होती है। फूल पत्तियों के डिज़ाइन इस पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ठप्पा छपाई का प्रकार है ये, लेकिन अभी स्क्रीन पर भी ये की जाती है। राइट आंसर इसका बी ही होगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई क्या होगी? कैलोरी होगी, मीटर होगी, डेसिबल होगी या ग्राम होगी। तो इसकी जो इकाई होती है डेसिबल होती है। और इसमें क्या याद रखना है? तो देखिए मनुष्य का कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। जो ऑडिबल रेंज होती है 20,000 तक होती है, 20 से 20,000 तक की होती है। क्वेश्चन इस टाइप के भी बन जाते हैं। और क्या याद रखना है इसमें आपको? तो देखिए जो 70 डेसिबल से कम आवाज़ मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, इससे अधिक आवाज़ सॉरी, ठीक है। यदि 70 डेसिबल से अधिक आवाज़ है तो वो मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। और 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ यदि 8 घंटे तक कोई मनुष्य सुनेगा तो उसकी सुनने की क्षमता भी, उसमें भी कमी आ सकती है। यहाँ पर एक चार्ट है,
यहाँ पर आप दिन और रात कर लीजिएगा, दिन के समय और रात के समय, ठीक है। ये मानक है वायु क्वालिटी मानक। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में जो बताई गई है 75 डेसिमल और रात के टाइम 70 डेसिमल, वाणिज्यिक क्षेत्रों में 65 डेसिमल और रात के समय 55, आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ पर आपके घर हैं वहाँ पर 55 दिन के समय, ठीक है, 45 रात के समय डेसिमल, ठीक है। शांत परिक्षेत्र जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ऐसे क्षेत्रों में 50 दिन के समय और 40 रात के समय होती है। यदि आवाज 70 डेसिमल से कम आवाज मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होगी, 70 डेसिमल से कम, ठीक है। यदि 85 डेसिबल से अधिक आवाज है, यदि 8 घंटे तक मनुष्य सुन रहा है तो उसके सुनने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। तो ये ध्वनि क्वालिटी मानक था ये। इसको काट दीजिएगा, ध्वनि कर लीजिएगा यहाँ पे ध्वनि। तो ये 20 MCQ थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।